हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट किया था क्या? हमने किया था फिजियोलॉजी ऑफ डाययूरेटिक। हाँ, डाययूरेटिक कौन सा था? वैसोप्रेसिन। अब पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या क्या एनालॉग्स हैं, क्या क्या दवाएं। तो मैंने बताया था कि जो एडीएच वाले, या मैं कहूँ वैसोप्रेसिन, इसी से इंस्पायर होके दो टाइप के हमने ड्रग्स बनाए। ठीक है, एक बनाया हमने वैसोप्रेसिन एनालॉग। ठीक है, एनालॉग मतलब बिल्कुल इसकी तरह काम करेगा। एक बनाया हमने वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, जो क्या करेगा, इसके जो रिसेप्टर हैं V1 V2, इनको क्या करेगा, ये एंटागोनाइज करेगा। तो पहले पढ़ते हैं वैसोप्रेसिन एनालॉग। ठीक, तो वैसोप्रेसिन एनालॉग, ठीक, पहला है तुम्हारा सेम जैसे नॉर्मली वैसोप्रेसिन यूज़ कर रहे थे, तो अब क्या अपन यूज़ करेंगे? अब यूज़ करेंगे वैसोप्रेसिन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से एक हमने आर्टिफिशियल वैसोप्रेसिन तैयार कर लिया। तो तरीका वही है जो उसका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही पूरा चिपकाना है, पिछले वीडियो वाला। ठीक, V1 पे क्या काम करेगा, V2 पे क्या काम करेगा। ठीक, V2 कहाँ पे है, किडनी में है, तो यहाँ पे क्या क्या करेगा, वाटर रिटेंशन करेगा। ठीक है, और V1 है, V1 दो जगह था, ब्लड वेसल पे था और GIT पे था। तो GIT को देख लो, GIT में क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी के हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी पहला है तुम्हारा क्या चीज़, पहला है तुम्हारा ये, तो इसे तो यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो GIT की मोटिलिटी बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे GIT मोटाइल ना हो, जहाँ GIT में क्या हो गया, एक टाइप का पैरालिसिस। तो इसको यूज़ करते हैं हम एक कंडीशन में जिसको कहते हैं पैरालिटिक इलियस। इलियस यानी इलियम, जो इलियम होता है जेजुनियम इलियम, वो अगर पैरालिटिक है इलियस, तो हम ये देंगे, ये वैसोप्रेसिन रिकॉम्बिनेंट वो क्या करेगा, GIT में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, यानी पैरालिटिक इलियस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहले तो यही हो गया। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसको कर सकते हैं इन द केस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एब्डोमेंस में मोटिलिटी बरकरार रहती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ कंडीशन में, से नर्व सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाए या ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए, उस समय क्या होता है, एब्डोमेन जो होता है वो उस मोटिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। एब्डोमेन में मतलब जो इंटेस्टीन है वो है, तो उसकी वजह से एब्डोमेन जो है फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टेंडेड एब्डोमेन। तो उस केस में मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए हम देते हैं तुम्हारा वैसोप्रेसिन रिकॉम्बिनेंट। वो क्या करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ट्रीट कर देगा। तो साइड इफेक्ट क्या हो गया, अब ये क्या कर रहा है, मोटिलिटी को बढ़ा रहा है। अब खुद सोचो, अगर इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना स्टूल है वो तेजी से पास होगा, यानी डायरिया। ठीक, डायरिया। और क्या हो सकता है, अगर खाना ऊपर ही है पेट में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाए, तो खाना कहाँ जाएगा, उल्टा मुंह में। क्या आएगा उसकी वजह से, उबकाई, जिसको क्या कहते हैं, नोजिया और वॉमिटिंग। ठीक, तो ये होगा इसके साइड इफेक्ट। अब V2 वाले पे काम कर लो कि V2 पे क्या क्या करेगा। ठीक, V2 पे क्या कर रहा था, H2O को रिजॉल्व कर रहा था, तो इसको कहाँ दे सकते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे और इसके लिए और ड्रग्स हैं। हाँ, एक और देख लो, V1 और कहाँ पे था, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या करा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब बताओ, कहीं पे अगर ब्लीड हो रहा है, तो ब्लीड को मुझे कम करना है, तो वैसोप्रेसिन दूंगा हो तो क्या करेगा, वैसोप्रेसिन यानी वैस्कुलर वेसल्स को प्रेस कर देगा, है ना, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कहाँ पे देंगे इसकी वजह से, कहीं पे अगर ब्लीड हो रहा है। एक चीज़ होती है एक्यूट वेरिसिल ब्लीड, इस कंडीशन में जहाँ ब्लीड हो रहा है, जहाँ कहीं हेमरेज की कंडीशन, यहाँ दे दिया। और अगर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग मतलब
कि जो तुम्हारा स्टमक है, ठीक है, उसमें ईसोफेगस होता है, उसके आसपास क्या है, काफ़ी रिच नर्व वो आर्टीरियल सप्लाई होती है। तो वो अब जहाँ पे जितनी वेसल्स है वहाँ फटने का वेसल्स के ज़्यादा खतरा होता है। तो उसको अगर वेसल्स बाई चांस रप्चर हो गई तो उस वेसल से ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, उसके लिए हमने दे दिया वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन उन रप्चर्ड वेसल्स को, जैसे मान लो ये वेसल है, ये वेसल रप्चर हो गई, ये वेसल्स ऐसे रप्चर हो गई, ठीक है, यहाँ से मान लो ब्लड जा रहा है, हमने दे दिया वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एक्ट किया, उसने क्या किया, इस वेसल को ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पहले इतना सारा ब्लड जा रहा था, अब कितना जाएगा, ज़रा सा जाएगा, यानी लॉस को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। तो यही तरीका होता है इसको ब्लीडिंग में देने के लिए, ठीक है। और कहाँ दे रहे हैं, गैस्ट्रिक ब्लीड की कंडीशन में, ठीक। अच्छा, और कुछ इसकी वजह से हो सकता है, और ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद पढ़ते हैं अगला, ठीक। तो अगला क्या है तुम्हारा, वो समझो, सेकंड है तुम्हारा टर्ली प्रेसिन। टर्ली प्रेसिन, जो तुम्हारा टर्ली प्रेसिन है वो होता है तुम्हारा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका ये है सेलेक्टिव V1 एगोनिस्ट। अब दिमाग लगाओ कहाँ पे एक्ट करेगा, ये पे एक्ट करेगा। तो इसे कहाँ, किस कंडीशन में देंगे, फिर दिमाग लगाओ कहाँ देंगे, कहाँ, एक्यूट वेरिसेल, स्पेलिंग देख लेना, ब्लीड, ठीक। और कहाँ दे सकते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। और हाँ, एक और बात कि ये जो एक्यूट ये वाला है वेरिसेल ब्लीड, इसके लिए है ड्रग ऑफ चॉइस, कौन, टर्ली प्रेसिन, ठीक। गैस्ट्रिक ब्लीड हो गया। और हाँ, एक और चीज़, हाँ, और एक और चीज़, हाँ, साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, देखो ये क्या कर रहा है, बॉडी की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी की वेसल्स को अलग अलग जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी जहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड ढंग से पहुँच नहीं पाएगा, तो वहाँ पे क्या सफ़ेदीपन अपने को दिखेगा, है ना, क्योंकि ब्लड जा नहीं पा रहा है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है फेशियल पैलर, ठीक है। पैलर किस कंडीशन में, एक तुमने सुना होगा एनीमिया में, यहाँ पे में देखते हैं हम पैलर, है ना, वाइटिश अपीयर होने लगता है, क्यों, क्योंकि ब्लड नहीं है। तो ये फेशियल पैलर इसका साइड इफेक्ट है, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड नहीं जा पाता इसलिए, ठीक है। पैलर मतलब खून नहीं जा पा रहा ढंग से, हाँ। और इसका भी यही कह सकते हैं साइड इफेक्ट है, यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या हो गया, ब्लड वेसल पे, तो इसका क्या होगा, फेशियल, चेहरे पे क्या हो जाएगा, सफ़ेदीपन, फेशियल पैलर, ठीक। अच्छा, ठीक, ये हो गया टर्ली प्रेसिन, यूज़ हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और हाँ, एक और चीज़ कि जो एक्यूट वेरिसेल ब्लीड है इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रेनोलॉल, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया टर्ली प्रेसिन। इसके बाद अगला है लास्ट इसमें, वो है डेस्मोप्रेसिन। जो डेस्मोप्रेसिन है, जैसे ये वाला हमने बताया था क्या है, सेलेक्टिव V1 एगोनिस्ट। तो डेस्मोप्रेसिन इसका जस्ट अपोजिट क्या, सेलेक्टिव V2 एगोनिस्ट, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सेलेक्टिव V2 एगोनिस्ट। अब दिमाग लगाओ, V2 कहाँ पे होता है, हाँ, सेलेक्टिव V2, ठीक है। तो सेलेक्टिव V2 एगोनिस्ट, V2 कहाँ पे होता है तुम्हारे, V2 होता है तुम्हारे किडनी पे, किडनी पे होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में देंगे जहाँ पे क्या हो रहा हो कि तुम्हारा यूरिन में वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा हो,
तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? तो एक कंडीशन होती तुम्हारी बड़ी कॉमन, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इवन इसमें ये कहते हैं ना कि कभी कभी तो 6-6 7-7 8-8 लीटर यूरिन आता है दिन भर में इस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डेस्मोप्रेसिन देंगे। डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा, वाटर रिटेंशन बढ़ा देगा, यूरिन में लॉस हो जाएगा, यूरिन में लॉस कम होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। और कहाँ पे दे सकते हैं, और दे सकते हैं तुम्हारा इसको यूज़ है ना, यूज़ बता रहा हूँ, और दे सकते हैं तुम्हारे हीमोफीलिया में। ठीक है, और कहाँ दे सकते हैं, वॉन विलब्रेंड डिजीज़ में, याद कर लो ऐसा, जिसको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है तुम्हें, वहाँ दे सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कौन से टाइप की, नेफ्रोजेनिक है ना, 2 टाइप की होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक में खास कर बड़ा कारगर होता है। ठीक, और मेन तो यही है। ठीक है, एक आध देख लेते हैं, कुछ छूटता है तो बता दूँगा। हाँ बस यही है लगभग। हाँ, साइड इफ़ेक्ट में वही है, इंक्रीज वाटर रिटेंशन हो सकता है, वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो ज़्यादा वाटर आएगा तो एडीमा कहीं कहीं हो सकता है। ठीक, और हाँ एक और है, ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी जो रात में पेशाब निकल जाता है बेड पे, खासकर बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, कि नॉर्मली क्या होता है कि ये चीज़ होनी बंद हो जाती है 4 साल पे लगभग, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये देर तक चालू रहती है क्योंकि उनके अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ये डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं और ये इसका ट्रीट कर सकते हैं, इसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट है लेकिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनालॉग। उसके बाद 2 तुम्हारे एंटागोनिस्ट हैं, बस उसके बाद पूरा एंटी डायरेटिक तुम्हारा खत्म। एंटागोनिस्ट, ठीक है, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, तो उसको देख लेते हैं। वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। ठीक, अच्छा, अब इसमें जो है 2 तरीके से एंटागोनिस्ट जो है ये क्या करता है, देखो इसका ज़रूरत क्या पड़ी। वैसोप्रेसिन जो होता है नॉर्मली क्या कर रहा था, रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कलेक्टिंग डट है, कलेक्टिंग डट पे ये V2 रिसेप्टर है, इस पे आके ADH या वैसोप्रेसिन बाइंड कर रहा था। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो ये ADH बहुत ज़्यादा बनने लग जाए तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि अपने को इस यहाँ पे ADH को बाइंड करने से रोकना है, ताकि ये जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है सारा का सारा लॉस हो जाए। तो हमने क्या बनाया है, इस रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट बना दिए, इसको क्या कह रहे हैं, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। तो इसके 2-3 एग्जांपल हैं, वो देख लो और कहाँ यूज़ होते हैं वो समझ लो। पहला है, जैसे एक है कॉन्वेप्टन, ये हमें ज़्यादातर हम IV देते हैं, और IV ड्रग मोस्टली कब दी जाती है, इन द केस ऑफ एमरजेंसी, है ना। एमरजेंसी के केस में ज़्यादातर IV दिए जाते हैं। और एमरजेंसी भी कौन सी बीमारी की एमरजेंसी, वो है SIADH, सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। मतलब कि इसमें क्या है, ADH का रिलीज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ADH बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में। ठीक है, तो हमें इसके इफेक्ट को कम करना है, तो इसलिए हम देते हैं कॉन्वेप्टन, जो क्या करेगा, इसके इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देगा। ठीक, तो वाटर रिटेंशन घट जाएगा और एक साथ ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक, IV हो गया, कुछ ओरली भी देते हैं। ओरल हो गया, जैसे तुम्हारा एक है टोलवैप्टन, इसको भी किस केस में दे सकते हैं, SIADH। ठीक है, ये हो गया पूरा तुम्हारा। ठीक, और कुछ इसमें बचता है तो नहीं है खासकर, SIDH। हाँ, एक चीज़ देख लो, जो जैसे SIDH होता है, किसी को अगर SIDH की दिक्कत है तो पहले क्या उसको एडवाइस करते हैं कि जो वाटर ड्रिंकिंग है, पानी का पीना, उसको रेस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि अगर जो ज़्यादा पानी पिएगा
और ADH पहले से है, तो जितना पानी पिएगा सारा का सारा एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, यूरिन में ज़्यादा जा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम करवाते हैं वाटर रेस्ट्रिक्शन। अगर वाटर के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी असर कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तब हम देते हैं ये तुम्हारा टोलवैप्टन। टोलवैप्टन फिर यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक। अच्छा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ। ये क्या करा रहा है? ADH को एंटागोनाइज करा रहा है, मतलब वाटर क्या होगा? लॉस होगा। वाटर लॉस होगा, साथ साथ में क्या, उसके साथ बहुत सारे आयंस भी लूज होंगे। तो क्या क्या साइड इफेक्ट आएगा? हाइपोनेट्रीमिया, और क्या आएगा? हाइपोकैलेमिया। ठीक है, ये सारे इसमें साइड इफेक्ट आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा एंटी डायरेटिक ख़त्म होता है। और इसके बाद हम अगला यूनिट पकड़ेंगे ब्लड को। ब्लड बहुत बड़ा नहीं है, ब्लड कार्डियोवैस्कुलर का ही पार्ट है, तो कार्डियोवैस्कुलर हम कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म कर दें इसके बाद। और तुम्हारा इसके बाद आई थिंक लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा सेमेस्टर 5 का। ठीक, ओके। और अगर तुम्हें ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो उससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यार और पढ़ना है और अच्छे से समझाना है चीज़ों को। ठीक है, तुम लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, समझ में नहीं आता है कि अच्छा लग रहा है ख़राब लग रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।